नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका कल पेपर है, तो उसके लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और आपके लिए यह क्लास इसीलिए लेके आया है मैंने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि ये संजीवनी क्लास है, इसमें आप जो भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं वो आपको परीक्षा के दृष्टिगत रखते हुए लगवाए गए हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन सारे क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए परीक्षा में जाने से पहले। तो वो आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी है 8 से 10 नंबर लाने के लिए। 8 से 10 नंबर इसी एक क्लास से आ जाएंगे अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना वादा है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, संजीवनी क्लास। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की यह संजीवनी क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपके कल जो भी पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो 100% आपके पेपर में आने की पूरे चांसेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप यह क्लास ज़रूर देखिए। अंत समय में ये क्लास आपके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह आपके काम आएगी। तो यह क्लास आप पूरी की पूरी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ जो पेपर में ज़रूर आएंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओबीसी मेरा 15 अंश, तो कोण बीएसी तथा बीईसी। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आपका वृत्त से रिलेटेड एक आ सकता है आपके पेपर में। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओबीसी मेरा 15 अंश है, ओबीसी तो बीएसी ये वाला कोण, बीएसी और कोण बीईसी यानी ये वाला कोण बताना है। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको मेंटली ऐसे ही मौखिक रूप से ही आप सॉल्व कर लीजिए तो आसान हो जाएगा। अब देखिए, बी ये आपका एक वृत्तखंड है, ठीक है। इसमें ये वाला आपको केवल एक एंगल बता रखा है और बोला है ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ओ वृत्त का केंद्र है। तो ओ से जो परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, यानी ये हमारी आर हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से के यहाँ तक क्या होगी, त्रिज्या आर हो जाएगी। अब भाई ये यहाँ से यहाँ तक भी परिधि है, तो यहाँ तक भी ये भी दूरी क्या होगी, आर होगी। ये आपको पता है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को, परिधि पर जो बिंदु होता है वो उसको मिलाने वाले बिंदु रेखा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। अब ये देखिए समान हो गई त्रिज्या, ये भी त्रिज्याएँ तो आपस में समान ही होती हैं। ये आर है तो ये भी आर है। तो क्या क्या कहते हैं, जो समान जो त्रिज्याएँ हैं उनके संगत कोण भी, आप किसी त्रिभुज में आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके संगत जो कोण हैं वो भी समान होंगे। यानी इसके सामने की भुजा ये वाला एंगल पता है, ये 15 है, तो इसके सामने वाला भी एंगल कितना होगा, 15 अंश। ये आपको पता होना चाहिए कि जो संगत भुजाओं के संगत कोण जो होते हैं त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। ये त्रिभुज BOC है तो ये 15 अंश है, तो ये भी 15 अंश है। अब ये BOC एक त्रिभुज हो गया। अब इसमें दो कोण पता है, 15 और 15 30, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 30 घटाएंगे तो यानी 150 हो जाएगा। ये 150 हो गया। हमसे पूछा कोण BAC है, हमको केंद्र पे बना कोण पता चल गया। तो हम और आपने सबने ये एक चीज़ पढ़ा है कि एक वृत्तखंड में केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये भाई 150 अंश है, तो इसका आधा होगा, ये कितना हो जाएगा, 75 अंश। यानी हमको पता चल गया BAC का मान 75 अंश हो गया। अब आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा कि ये देखिए ABC और ये इसको मान लीजिए D, ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमको यहाँ पे E है शायद, यहाँ पे क्या है E, तो BEC हमको पूछा है, चक्रीय चतुर्भुज है ABEC, ठीक। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है,
180 अंश, तो ये भाई 75 अंश है, तो 180 से 75 अगर घटा देंगे तो ये बचेगा 105 अंश, यानी 105 अंश BEC का मान प्राप्त हो गया। तो हमको पता चल गया BAC का मान 75 अंश और BEC का मान 105 अंश। तो आप उसको एक ओरली सॉल्व कर लीजिए अपने माइंड में ही, तो आपको इस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा कर देके। तो आप देखिए इसको सॉल्व लिखेंगे कैसे। लिखने के लिए चूंकि O वृत्त का केंद्र है, अब आपको सॉल्व तो कर ही लिए हैं, तो समझा तो दिया ये, इसलिए OB बराबर OC बराबर त्रिज्या R। ठीक, इसलिए कोण OBC बराबर कोण OCB, OBC बराबर कोण OCB बराबर कितना हो जाएगा 15 अंश। यहाँ पे लिख लीजिए समान त्रिज्याओं के समान कोण, समान त्रिज्याओं के समान कोण लिख लीजिए, समान त्रिज्याओं के समान कोण ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में, तो नंबर आपके नहीं कटेंगे एक भी। ठीक, OBC बराबर OCB बराबर 15 अंश हो गया, इसलिए त्रिभुज OBC में कोण OBC प्लस कोण BCO प्लस कोण COB कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ये OBC और OCB ये दोनों पता है 15 प्लस कोण COB करें चाहे BOC करें, बात एक ही है। तो ये 30 हो गया, तो कोण BOC करें चाहे COB करें तो बात एक ही है। कोण BOC कितना आ जाएगा हमारा आ गया 180 से 50 घटा देंगे, 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 150 अंश, जो मैंने समझाया वैसे। तो BOC का मान 150 अंश आ गया, इसलिए BAC का मान क्या हो जाएगा, इसलिए कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 1/2 कोण BOC। ये मैंने बता दिया आपको क्यों होता है, 75 अंश आ जाएगा। कितना आ गया 75 अंश। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा केंद्र पे बना कोण, चूँकि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में अच्छे तरीके से लिख दीजिए। ठीक, 75 अंश आ गया। अब इसलिए यहाँ पे लिख दिए कोण BAC प्लस कोण BEC, जगह कम है तो इसलिए लिखना 180 अंश। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखिए चक्री चतुर्भुज के कोण, चक्री चतुर्भुज के कोण योग कितना होता है 180 अंश होता है। BAC का मान हमको पता ही चलेगा 75, और कोण BEC हमको मालूम करना है कितना 180 अंश। तो यहाँ से एक कोण BEC का मान आपको निकल आएगा, कितना आ जाएगा कोण BEC हमारा आ जाएगा 105 अंश। तो आपको दो चीज़ पता रही, कोण BEC और कोण BAC, ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक, तो यही आपको सॉल्व करा दिया अच्छे तरीके से। समझना इंपॉर्टेंट है, लिख तो आप अपने आप ही लेंगे ही। मेन चीज़ है कि अगर आप समझ गए हैं क्वेश्चन तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये त्रिज्या वृत्त का जो केंद्र दे रखा है O से परिधि पे जो बिंदु होता है उसकी बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो ये त्रिज्या R हो गई, ये भी त्रिज्या R हो गई। अब भाई ये एक त्रिभुज बन गया OBC त्रिभुज हो गया। तो आपने त्रिभुज में एक क्वालिटी देखी होगी, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत जो कोण है वो भी बराबर होंगे। अब ये वाली दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके संगत ये वाले जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये 15 अंश दे रखा है तो ये भी 15 हो गया। तो 15 15 30, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो 15 15 30 हो गए, 180 से 30 घटाएंगे तो ये 150 अंश आ गया। अब देखिए केंद्र पे बना कोण जो होता है परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, तो 150 ये है तो ये 75 हो जाएगा, क्योंकि ये परिधि पे बना कोण है। अब ये चक्री चतुर्भुज है ABEC, तो आपने क्वालिटी पढ़ी होगी कि किसी भी चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो ये 75 अंश है, तो इसके सम्मुख ये कोण है जो इनका योग कितना हो जाएगा 180 से 75 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 105 अंश। तो पूरा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये आशा करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये भाई केंद्र हो गया। यदि कोण ए बी सी बराबर 40 अंश, ए बी सी ये 40 अंश है, कोण सी ए बी बराबर 80 अंश, सी ए बी ये 80 अंश है, तो कोण ए डी बी का मान बताइए। तो आप इसको ओरली सॉल्व कर लीजिए। ये 40 है, 80 है, तो ये एक त्रिभुज है बी ए सी, तो 8 4 12 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 अंश। अब आपने क्वालिटी पढ़ा होगा, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। त्रिभुज बी ए सी में ये लिखवाने की क्या ज़रूरत है, आप आराम से खुद ही लिख लेंगे, इतना भरोसा है। बी त्रिभुज लिखेंगे सबसे पहले, सर्वप्रथम त्रिभुज बी ए सी में कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी मिला के कितना हो जाएगा 180 अंश। तो ये 80 ये 40, यहाँ से एक कोण सी का मान निकल आया 60, तो जब 60 अंश ये निकल आएगा फिर लिखेंगे चूँकि एक ही वृत्तखंड के कोण जो हैं समान होते हैं, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ए डी बी कितना हो जाएगा 60 अंश। लिखना चाहिए तो मैं लिख देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बी सी ए प्लस कोण सी ए बी, ये कितना है 180 अंश। ए बी सी का मान हमको पता है कितना है 40, बी सी ए कितना है ये हमको निकालना है, एक मिनट। ए बी सी का मान कितना है 40, बी सी ए ये निकालना है हमको, सी ए बी कितना है 80, 180 अंश। तो 8 4 12 यहाँ से कोण बी सी आ जाएगा कितना 60 अंश। ठीक, अब देखिए लिखेंगे चूँकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए ये एक ही वृत्तखंड है, ये दीवार से एक ही वृत्तखंड में दोनों कोण बने हैं, इसलिए कोण बी सी ए बराबर कोण ए डी बी कितना हो जाएगा 60 अंश के बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये भी आप क्वेश्चन समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो गए। अगला देखते हैं, ये आपको पूछा है, ये हमको कोण दे रखा है ए सी बी, तो आप ए डी बी का मान बताइए, तो आप कैसे बताएंगे इसको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम ये ए और बी से एक जीवा खींच दिए जाए तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 कोण हैं ये एक ही वृत्तखंड में बने हैं, तो जब ये 27 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, मैंने अभी बताया। तो जब ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक घनाकार ठोस का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ एवं विकर्ण बताइए। तो आप देखिए ए दे रखा है, ए घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है, कितना होता है 125 दे रखा है, तो ए बराबर क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 125, यहाँ से ए कितनी आ गई 5 आ गया, भुजा ए क्या है यहाँ पे भुजा है, घन की क्या है भुजा है, तो उसका मतलब भुजा आ गई हमको। अब पृष्ठ पूछ रहा है घन का पृष्ठ क्या होता है, ये आपको पता है 6a² होता है फार्मूला, यानी 6 × 5 × 5 यानी 6 पंचे 30 पंचे 150, 150 आ जाएगा, 150 घन का पृष्ठ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है क्या होता है a√3, यानी ए की वैल्यू 5 है और √3, तो ये आपका विकर्ण सेंटीमीटर आ जाएगा, विकर्ण जो है a√3 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप समझ गए होंगे, ये 2 फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा आप। एक अगला प्रश्न देखते हैं, एक बर्तन का आयतन 7800 सेंटीमीटर क्यूब है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो चूंकि 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब में पानी कितना हो जाएगा 7800 / 1000 कर लेंगे, यहाँ से 7.8 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कक्षा में 8 लड़कियों की ऊंचाई 140, 142, 135, 133, 137, 150, 148 तथा 138 है तो माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आंकड़ों का आरोही क्रम निकाल लेते हैं। आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही अवरोही किसी में भी आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले छोटा कौन है, 133। ये मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है भी पहले भी, 135। उसके बाद क्या है, 140, 142, यहाँ पे 138 भी है, 138, फिर 140, यार ये 133 है, फिर 135 है, उसके बाद 137 है, फिर 138 है, फिर 140 है, फिर 142 है, फिर क्या है, फिर 148 है, फिर 150। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, यानी n बराबर क्या आ गया, 8। तो आपको पता है जब सम होता है क्या होता है, जब सम होता है तो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बाहुल में क्या है 2 अपॉन में 2। तो n/2 यानी 8/2 यानी 4वां पद, 4वां और 4 + 1 यानी 5वां पद प्लस 5वां पद बटा में 2। चौथा पद कौन है, 1 2 3 4 138। 5वां पद कौन है, 140 होल अपन में 2, दोनों को जोड़ दें, 8 3 4 7 1 1 2 278/2 काट दें, 2 1 2 2 3 6 2 9 18 2 5 10 139.5 इसकी क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 2 9 18 139 ही हो जाएगा, इसकी माध्यिका 139 हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पे विषम होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, n+1/2वां पद, यही आपका विषम में फार्मूला होता है। ठीक है, जब कोई अगर विषम आ जाता है तो n+1/2वां पद। ठीक, ये विषम में अगर होता फार्मूला, ये मैंने आपको बताया हुआ है दोनों क्वेश्चन, आप पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं, x² - 7x + 12 को x - 3 से भाग करके बताइए भागफल तथा शेषफल। तो इसको फार्मूले कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए x² - 7x + 12 इसको x - 3 से भाग करते हैं। तो जो यहाँ पे लिखा होता है इसको ये बनाना होता है x²। x को x² बनाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा, तो ये x² बन जाएगा, x से गुणा करेंगे x² आ गया, x की -3 से करें -3x। ठीक, हम घटा देते हैं, माइनस प्लस ये कट गया, -7 से 3 -3 जाएगा, कितना बचेगा, -4x + 12। अब x को -4x बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, -4 से, तो हो जाएगा -4x -- +12। तो कट गया, प्लस माइनस सब कट गया, 0 शेष आ गया। और जो ये आपका है ये क्या है, भागफल, ये क्या है भागफल, और शेषफल क्या है, शेषफल आपका 0 आ गया। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समझा चुका हूँ पहले भी। x को क्या बनाना है, x² बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, x से करना पड़ेगा, तो x² बन गया, +3 से गुणा करें 3x हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 8 में से 3 गया, 5x + 17। अब x को 5x बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, +5 से, 5 से गुणा करते हैं, 5x 5 × 15 घटा देते हैं, 5 से 5 कट गया, 17 में से 15 गया 2। तो ये आपका क्या हो गया, शेष हो गया, और भागफल कितना हो गया, x + 5। ठीक, तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो इसीलिए थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आई होप। अब ये देखिए आपको गुणनखंड करने हैं, 15 की 2, सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये यहाँ पे लिखा होता है उसकी गुणा इससे करते हैं, 15 की 2 से गुणा करेंगे 30 आएगा, 30 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 × 2 2 × 5 10, 3 × 5 15, 5 × 5। ठीक, अब देखिए 30 के ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ने पे 13 है और गुणा करने पे कितना है 30। तो कैसे हो जाएगा, 2 × 5 10, 3 × 30, यानी 10 × 3 30 होता है, और 10 + 3 कितना होता है 13 होता है। तो हमारे जो गुणनखंड है 13 किस में टूटेगा, 10 और +3 में टूटेगा, यानी जोड़ लेते हैं भाई इसको, 2x² 13 को किस में तोड़ेंगे, 10 + 3 में, x + 15, यानी 2x² + 10x + 3x + 15। इसमें से 2x कॉमन मिलेगा, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x बचेगा +5 + 3 कॉमन ले लेते हैं, x + 5,
एक्स प्लस फाइव फिर से हमें कॉमन मिल जाएगा, तो फिर से ले लेते हैं, बच्चे क्या कहते हैं 2x + 3। समझ में आया होगा आपको। 30 के गुणनखंड किया, 10 × 30। 30 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिनको जोड़ने पे कितना है, यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे हमको 13 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना है 23 आए, तो 10 × 30, 10 × 3 कितना होता है 30 होता है, और 10 + 3 कितना होता है 13, तो 10 और + 3 में तोड़ लेंगे बस 13 को। तो यहाँ से 10 की गुणा किया 10x, 3 की गुणा किया 3x, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया 2x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x कॉमन ले लिया। जब 2x कॉमन ले लिए, यहाँ पे पावर 2 है तो केवल एक पावर बचेगी x, इसमें x कट निकल जाएगा, 2 पंचे 10, x + 5 बचेगा। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा x + 3 पंचे 15, यानी x + 5 फिर से कॉमन मिल गया, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इधर क्या बचा 2x और इधर +3। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। a = 6, 8, 11 दे रखा है, b = 15, 11, 5, 11, 13, तो a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b बताना है। तो आप a यूनियन b निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले ये वाले लिख लेते हैं। सबसे पहले छोटा देखते हैं, 5 है तो 5 लिख लें, फिर 6, 8, 11 इसमें भी, इसमें तो एक बार 11 लिखेंगे, और 13 इसमें नहीं, इसमें है तो यूनियन में सब लिख लेते हैं। लेकिन कोई आंकड़ा जो है वो रिपीट नहीं होता, तो बस यही यूनियन भी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो इन दोनों में जो कॉमन मिले उसको लिख लें, तो केवल कॉमन क्या मिल रहा है 11, बस काम खत्म। यही क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का आएगा, ये लिख के ले लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब देखिए ए की वैल्यू दे रखी, बी की दे रखी, a - b निकालना है। तो a - b निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से घटाना है तो इसको देखना हमको। पहले देखते हैं 2 इसमें है, नहीं है, बी में है 2 नहीं है, फिर देखते हैं 3 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 को लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि हमको ए से बी को घटाना है। ठीक, और 3 है इसमें, हाँ भाई है, तो 3 को हटा देते हैं, घट गया भाई। 5 है इसमें है, तो 5 भी हटा देते हैं, तो बचा क्या, ए में कुछ और तो बचा नहीं, तो इसका आंसर a - b का कितना हो जाएगा 2। अगर पूछ लेता भाई b - a बताओ, तो हम b में से देखते हैं, b में से देखें 5 इसमें है, हाँ है, तो 5 हटा देते हैं। 7 है, 7 इसमें नहीं, तो 7 लिख लेंगे इसमें। ठीक, 3 है इसमें है, इसमें है तो 3 को हटा देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। समझ में आ गया। तो मतलब जिससे बोला जाए, जो पहले लिखा है a - b, तो a वाले में देखेंगे जो भी है उसको हटा देंगे, जो नहीं है उसको लिख लेंगे। ठीक, तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं भाई। s = 4, 5, 6 दे रखा है, और t ये 7, 8, तो s यूनियन t बताना है। s यूनियन t कैसे निकालेंगे, तो 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 7, 8, दोनों को मिला के लिख लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक किसान ने 2400 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 2.5 वर्ष बाद 1200 रुपये तथा एक गाय देकर उधार चुका दिया। गाय का मोल ज्ञात कीजिए। ये गाय वाला क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा अच्छी तरीके से। मैं अच्छी तरीके से इसको धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। ठीक, तो आपको पी जो दे रखा है 2400 रुपये मूलधन था। ठीक, आर जो है 12% दे रखा है, उधार लिया उसने 2.5 वर्ष बाद। मैंने समय कितना दे रखा है, टी बराबर समय कितना दे रखा है 2.5 वर्ष, यानी 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 वर्ष। ठीक, 2.5 वर्ष का समय दे रखा है। ठीक, अब 1200 तथा एक गाय देकर, यानी मिश्रधन जो है आपका, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन ये हो गया 1200, तो ठीक, मिश्रधन दिया, चुकता कर दिया तो वो मिश्रधन ही हो गया ना, क्योंकि उसने मूलधन और गाय देख के वापस कर दिया उसको। ठीक, 1200 रुपये दे दिया और एक गाय दे दिया, तो मिश्रधन होता क्या है, जब आप वर्ष के अंत में, उसने उधार लिए थे 2400 रुपये। ठीक, पी बराबर 2400 हो गया। अब फिर उसके बाद 2.5 वर्ष बाद उसने 1200 रुपये और एक गाय दे दिया, तो कहने का मतलब है कि ब्याज सहित दिया होगा ना, ब्याज भी दिया होगा, और जो वो मूलधन लिया था वो भी दिया था। तो 1200 दे दिया रुपये और एक गाय दे दिया, तो गाय का मूल्य बताना है। तो मिश्रधन होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज।
ये कितना दे रखा है 1200 प्लस एक गाय। ठीक, ये दे रखा है मिश्रधन तो हो गया ना बिल्कुल ये। ठीक, अब आपको बताना है गाय का मूल, वो गाय का। तो ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं। ब्याज होता है PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। पी कितनी है 2400, आर है 12%, टी है 5/2 बट्टे में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 छंग 12, यानी 6 पंचे 24 गुणे 30, यानी 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 1 7, 720 रुपये जो है ब्याज आ गया। ठीक, अब यहाँ से निकाल लीजिए मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपका कितना था 2400 प्लस ब्याज है 720, ये 1200 प्लस एक गाय की कीमत हमको निकालनी, तो ये घटा दे 24 और 7 कितना हो जाता है 0 2 5 4 11 2 3120 बराबर 1200 प्लस एक गाय। तो एक गाय का मूल्य क्या होगा 3120 से 1200 घटा दें तो आपका एक गाय का मूल्य निकल आएगा। तो 3120 से हम एक गाय के माल क्या आ जाएगा 3120, इधर जाएगा -1200, घटा दें 0 में से 0 गए 0, 2 में से 0 गए 2, 11 में से 2 गए 9 और 2 में से गया 1920 रुपये जो है गाय का मूल आ गया 1920 रुपये। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला। भाई पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, मिश्रधन होता है क्या मूलधन प्लस ब्याज होता है, और उसने 2.5 बाद 1200 होता है, एक गाय दे दिया यानी मिश्रधन को चुकाया होगा 1200 प्लस एक गाय। यहाँ से हम पहले ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज की वैल्यू 720 आ गई, मूलधन की जगह 2400, ब्याज की जगह 720, 1200 प्लस एक गाय। यहाँ से एक गाय का वैल्यू निकाल लिया 1920 आंसर आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 560 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए आर जो इसमें दे रखा है 6% दे रखा है। ठीक, टी बराबर 2 वर्ष दे रखा है, मिश्रधन बता रखा है 560। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन ही हमको पूछा है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं। क्या होता है PRT/100। पी की वैल्यू पता नहीं, आर हमारा 6% है, टी हमारा 2 वर्ष है, ये बटा 100। ठीक, यानी 12P/100 ये हमारा ब्याज आ गया। 6 दूनी 12P/100 ये अपना ब्याज आ गया। मिश्रधन की वैल्यू 560 दे रखी है, मूलधन हमको निकालना है P प्लस 12P/100, यानी 560, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, 100P प्लस 12P/100, यानी 112P। 100 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 112P/100 बराबर 560। यहाँ से कैंची गुणा करेंगे 560 की 100 से, 112P बराबर कितना हो जाएगा 560 गुणे 100। पी की वैल्यू कितनी जाएगी 560 गुणे 100 अपॉन में 112। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करते हैं भाई। 4 से काटते हैं इसको, 4 3 4 दूनी 8, 3 में 4 32, फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 140 आ गया। ठीक, 14 से काटते हैं, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी 1100 की 2 से काटे 2 पंचे 10, 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसमें पी बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन इस
इस सीरीज का। 729 को 3 और 9 की घातांक के रूप में लिखिए। तो 729 के पहले सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 से काटिए, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, फिर 3 से काटें, 3 3 बटे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर तो कितनी बार आ गया 729 बराबर कितना है 1 2 3 4 4 5 6 6 बार 1 2 3 4 5 6 यानी 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6 यानी 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। यही आपका घातांकी संकेत है 3 की पावर में। अगर आपसे बोले भाई 9 की पावर में लिखिए तो ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी 729 को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 9 की पावर 3। तो ये आपका घाती संकेतन हो गया 3 और 9 के फॉर्म में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगा। ये 15 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए एक रामबाण या संजीवनी कह लें, दोनों ये 15 क्वेश्चन आपके लिए संजीवनी की तरह हैं। इन क्वेश्चन को लगा लीजिए, आपके पेपर में 8 से 10 नंबर का इन्हीं क्वेश्चन में से फंस जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लगाइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आप ये सब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। ज़रूर बताइएगा, थोड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट बहुत ही मायने रखते हैं हम सबके लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के नमस्कार और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।